आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सपोज करो कोई कंपनी है जो डिसाइड करती है कि वो क्लाउड पे माइग्रेट करेगी। तो क्या क्लाउड पे माइग्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपना सर्वर लिया और क्लाउड पे डाल दिया, या फिर उन्होंने अपना डेटा लिया उससे क्लाउड पे कॉपी पेस्ट कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि यही इसी स्टेप पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस गलती करती हैं। उनको लगता है कि अगर क्लाउड पे माइग्रेट करना है तो ये एक टेक्निकल प्रोजेक्ट की तरह है। इंस्टेड क्लाउड पे माइग्रेट करना एक जर्नी की तरह, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की तरह, एक प्लान जर्नी है जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है। और जब तक कोई भी कंपनी इस स्ट्रक्चर प्रोसेस को फॉलो नहीं करती तब तक वो क्लाउड पे सक्सेसफुली माइग्रेट नहीं कर सकती। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बेनिफिट्स वो अचीव कर सकती है माइग्रेट करने पे, वो बेनिफिट शायद कभी भी अचीव नहीं कर पाए। नमस्ते एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल एंड इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के 4 मेजर फेसेस के बारे में। ये फेसेस क्या होते हैं, हर फेस में क्या आप अचीव करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो एक एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपको किसी भी नई सिटी में शिफ्ट होना है। अगर आप किसी भी नई सिटी में शिफ्ट होंगे तो क्या आप बिना देखे, बिना प्लानिंग करे, बिना कुछ भी इन्वेंट्री बनाए शिफ्ट कर जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके पास क्या क्या सामान है जिसे आपको शिफ्ट करना है, और उनमें से ऐसा कौन सा सामान है जो बहुत वैल्यूएबल है, या फिर ऐसा कौन सा सामान है जो फ्रेजाइल है, या कुछ ऐसा सामान जो कि आपको जिसकी बहुत अर्जेंट नीड होगी। तो ये सब चीजों की आप प्लानिंग करोगे तभी आप सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाओगे। क्लाउड माइग्रेशन भी इसी तरह ही होता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट या इंडस्ट्री जनरली माइग्रेशन को 4 फेसेस में डिवाइड करती है। फेज 1 इज एक्सेस, फेज 2 इज मूव, फेज 3 इज ऑप्टिमाइज एंड फेज 4 इज सिक्योर एंड मैनेज। तो सबसे पहला फेज है एक्सेस फेज, एंड ऑनेस्टली दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। व्हाई? क्योंकि अगर आप असेसमेंट गलत करते हो तो जो बाकी के आगे सारे डिसीजंस हैं वो सब आपके अफेक्ट होंगे। असेस फेज का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये समझना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या चीजें हैं। एक आपको कंप्लीट इन्वेंट्री बतानी पड़ती है। तो सबसे पहला फेज है असेस फेज, एंड बिलीव मी दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। वाई? बिकॉज अगर आपकी असेसमेंट गलत हुई तो बाकी आगे के सारे डिसीजंस भी आपके गलत हो सकते हैं। एंड इस फेज का सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव है, आपको ये समझना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या है जिससे उसे माइग्रेट करना है। माइग्रेशन करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरी इन्वेंट्री बनानी पड़ती है कि उसे क्या क्या माइग्रेट करना पड़ेगा। तो इस फेज के टाइम सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो डिस्कवर करेगी कि उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर दैट कि कौन कौन सी उसकी एप्लीकेशंस चल रही हैं, कौन कौन सा उसका डेटा एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से सर्वर यूज हो रहे हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि डिपेंडेंसीज क्या क्या है। यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि एक एप्लीकेशन हो सकता है दूसरी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट हो। एक डेटाबेस मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकता है। एक सर्वर पे बहुत सारी सर्विसेज चल सकती हैं। तो ये सब क्या है? डिपेंडेंसी है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी एप्लीकेशंस एक डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी सर्विसेज एक सर्वर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप डिपेंडेंसी समझे बिना माइग्रेट करते हो तो प्रोडक्शन सिस्टम कहीं ना कहीं आपका ब्रेक हो जाएगा। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि कोई एक एचआर एप्लीकेशन है और वो एचआर एप्लीकेशन एम्प्लॉय के डेटाबेस से कनेक्टेड है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के डेटाबेस से कनेक्टेड है, एंड this database is being used by the payroll system as well, okay? And just imagine in case अगर आप सिर्फ HR
एप्लीकेशन को माइग्रेट कर देते हैं और उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको इग्नोर करते हो, तो पेरोल सिस्टम क्या होगा? इस केस में पेरोल सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। इसलिए डिस्कवरी एंड डिपेंडेंसी मैपिंग बोथ आर क्रिटिकल। एंड अज्योर में इसी पर्पस के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्विस प्रोवाइड करता है जिसे कहा जाता है अज्योर माइग्रेट असेसमेंट्स। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये समझने में कि उसका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्लाउड की रेडीनेस क्या है, कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है, एंड माइग्रेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, ये सब प्रोवाइड करता है। सो अब जब हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या डेटा है, क्या सर्वर है, तो जब हमें इसके बारे में पता चल जाता है तो नेक्स्ट फेस आता है मूव का। यहाँ पे एक्चुअल माइग्रेशन होता है। एज अ नेम इज सजेस्टिंग कि आपको मूव करना है यानी कि माइग्रेट करना है, तो इस फेज के अंदर एक्चुअल माइग्रेशन होता है। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट होता है कि जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेस, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, सब अपने अपने टारगेट क्लाउड एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हर वर्कलोड आपका सेम डेस्टिनेशन पे नहीं जाता। कुछ एप्लीकेशंस आपकी SaaS बन जाती हैं and some applications move to IaaS, some move to PaaS, and some can use the serverless architecture. So destination, क्या डेस्टिनेशन होगा वो डिपेंड करता है वर्कलोड के नेचर पर। एक एग्जांपल से अगर हम समझे, सपोज करो कि कोई एक ईमेल सर्वर है जो कंपनी पहले खुद मैनेज करती थी, अब माइग्रेशन के बाद हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करे, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SaaS। और अगर हम IaaS के एग्जांपल की बात करें, सपोज देयर इज अ कस्टम बिजनेस एप्लीकेशन, okay, and that has been shifted to Azure virtual machine. So this is an example of IaaS. Okay, so when you are shifting some custom business application to Azure virtual machine, that will come under your IaaS. And if we talk about the example of PaaS, so let us take like a web application. Okay, suppose there is a web application, and that web application you have hosted on your Azure app service. Okay, so that comes under your PaaS. The Azure Migrate supports the migration activities. These kind of migration activities are supported by the Azure Migrate. अब एक इंटरेस्टिंग रियलिटी समझते हैं। माइग्रेशन खत्म होने के बाद भी जर्नी खत्म नहीं होती। एक्चुअली जब रियल क्लाउड की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस माइग्रेट तो कर लेती हैं लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं करती, एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट कि उनका क्लाउड बिल अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्टिमाइजेशन फेज एकदम माइग्रेशन फेज के बाद स्टार्ट नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स तक कंपनी ये ऑब्जर्व करती है कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। जब क्लाउड पे माइग्रेट हो गए, उनके रिसोर्सेज माइग्रेट हो गए हैं, तो उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वर्कलोड को ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये देखा जाता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या प्रॉपरली रिसोर्सेज यूटिलाइज हो पा रहे हैं या नहीं। जब ये सब परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर ली जाती है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का फेज स्टार्ट होता है। एंड यहीं पे एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है राइट साइजिंग। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि रिसोर्सेज को वर्कलोड के हिसाब से फिट करना इज राइट साइजिंग। जितना वर्कलोड है हमारे पास उसी अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो और ना ही हमारे पास रिसोर्सेज वर्कलोड से कम हो, जस्ट इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट। इसी का अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, सपोज करो कि आपने माइग्रेशन के टाइम पे अगर आपने कोई 16 कोर का VM डिप्लॉय किया, जब आपने मॉनिटर किया, बाद में जब आपने मॉनिटरिंग की तो आपको पता चला कि आपकी CPU यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% है। मतलब जो आपने रिसोर्सेज यहाँ पे लगाए थे, 16 कोर का आपने VM जो डिप्लॉय किया था, वो उतना यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, रिसोर्सेज अननेसेसरीली लार्ज है।
अब आप क्या कर सकते हो, आप VM को या तो 8 कोर का कर सकते हो या फिर 4 कोर का कर सकते हो। इस इसमें आपने क्या किया, आपने अपने मशीन को रीसाइज किया। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस सेम रहेगी, क्योंकि जितना आपने रिसोर्स लगाया था उतना तो यूटिलाइज नहीं हो रहा था। तो आपने जब उसको रीसाइज किया अपनी मशीन को, तो आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सेम परफॉर्मेंस पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज राइट साइजिंग, कि आप रिसोर्सेस को वर्कलोड के हिसाब से फिट कर रहे हो। अगर हम बात करें एज्योर सर्विसेज की ऑप्टिमाइजेशन फेज के लिए, तो हमारे पास मेनली दो तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। वन इज योर एडवाइजर एंड सेकेंड वन इज योर कॉस्ट मैनेजमेंट। एडवाइजर आपको रिकमेंडेशंस देता है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट स्पेंडिंग को एनालाइज करता है, एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज कंबाइन दे हेल्प इन द ऑप्टिमाइजेशन। एंड लास्ट फेस आता है विच इज योर सिक्योर एंड मैनेज फेस। ये इस साइकिल का सबसे एंड फेस है और ये सबसे लॉन्ग रनिंग फेस होता है। अगर आप पूछो कि ये फेस कब खत्म होता है, तो आंसर है नेवर। ये फेस कभी भी खत्म नहीं होता। जब तक आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये फेस आपका चलता ही रहता है। क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज डिप्लॉय कर देना इनफ नहीं है कि एक बार आपने क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज अपने डिप्लॉय कर दिए और वहीं पे आपका काम खत्म हो गया, बल्कि आपको कंटिन्यूसली इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, कंप्लायंस आपका मेंटेन्ड है। आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपको हमेशा बैकअप अवेलेबल रहे। ऑल्सो यू हैव टू मेक इंश्योर कि मॉनिटरिंग एक्टिव रहे, आपके सिस्टम्स पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एक्टिव रहे। आपको थ्रेट डिटेक्शन भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, कि आपको चेक करना पड़ता है कि क्या कंटिन्यूसली थ्रेट्स डिटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या आपके सिस्टम्स डिजास्टर रिकवरी के लिए रेडी हैं या नहीं। जो भी पॉलिसीज हैं, क्या सारी की सारी पॉलिसीज एनफोर्स्ड हैं या नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूसली एंश्योर करते रहना पड़ता है। जब भी हम एक बार आपने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए क्लाउड के ऊपर, तो आपको कंटिन्यूसली ये चीजें मॉनिटर करनी पड़ती है, ये चीजें कंटिन्यूसली मैनेज करनी पड़ती है। एंड अगर हम इस पे सर्विसेज की बात करें सिक्योरिटी इकोसिस्टम के अंदर, तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि अज्योर का मॉनिटर, डिफेंडर, पॉलिसी, सेंटिनल, फायरवॉल, बैकअप, साइट रिकवरी। ये सारी सर्विसेज हमारी अवेलेबल है। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हम इन कुछ सर्विसेज के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने बात की कि क्लाउड माइग्रेशन एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी है, जिसके अंदर हमारे पास मेनली 4 स्टेप्स अवेलेबल हैं। पहला स्टेप था हमारा एक्सेस फेस। तो एक्सेस फेस में हमने कहा कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, कि क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या एप्लीकेशंस अवेलेबल है, क्या डेटा अवेलेबल है जिसे हमें माइग्रेट करना है, या कौन से ऐसी चीजें हैं जिसे हमें माइग्रेट नहीं करना। फिर एक्सेस फेस के बाद हमने डिस्कस किया आपका मूव फेस। मूव फेस के अंदर वर्कलोड क्लाउड में एक्चुअली माइग्रेट करते हैं। जो भी हमारा वर्कलोड है, उसको हम क्लाउड के अंदर एक्चुअली माइग्रेट करते हैं। एक बार माइग्रेशन हो गई, उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमाइज फेस। ऑप्टिमाइज फेस में हम कॉस्ट और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। जहां पे भी हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वहां रिड्यूस करते हैं, और अगर किसी तरह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है हमारे सिस्टम की, तो उसको हम इंप्रूव करते हैं। एंड लास्टली हमारे पास आया था सिक्योर एंड मैनेज फेस। सिक्योर और मैनेज फेस में हम ऑनगोइंग गवर्नेंस, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, इन सबको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लाउड माइग्रेशन टर्म सुने, क्लाउड माइग्रेशन के बारे में सुने, तो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सर्वर शिफ्ट हो रहा है, बल्कि दैट इन्वॉल्व्स असेसमेंट, माइग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एज वी हैव मेंशन अर्लियर कि सक्सेसफुल क्लाउड एडॉप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंज से नहीं आता, बल्कि ऑपरेटिंग मॉडल चेंज से आता है।
एंड यही क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का असली एसेंस है। नमस्ते एवरीवन। आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया, जो भी टॉपिक डिस्कस किया हमने इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आया होगा। मेन एम इस चैनल का यही है कि हम टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, इजी लेमन टर्म में समझा सके। तो इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, एंड अगर आपके कोई रिव्यू है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट more post from this channel, and if you want to understand more topics, please do subscribe my channel. Thank you so much. Appreciate your time.